जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे आज की प्रेजेंटेशन के लिए चुना, और जितने भी ग्रीन ज़ोन में नए मेंबर्स हैं, उन्हें मैं वेलकम करती हूँ। मैं 7 रोज़ा वर्कशॉप का हिस्सा थी और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे कहा गया मैं अपनी ग्रीन ज़ोन की कहानी लिखूँ और वो शेयर करूँ। सो ये उस दौरान के कुछ वाक़यात इसमें हैं, और जो कुछ हमने सीखा वो भी मैं अभी भी मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ। सो तहरीम, सॉरी मैं आपको वो कर रही हूँ। मतलब मैं आई अंडरस्टैंड कि आपकी अभी पिक्चर नहीं आ रही है, आपकी एक पिक्चर आ रही है, आपकी वीडियो गायब हो गई है, इसलिए कि आप शायद उसी में पढ़ रही हैं उसको, तो आपकी वीडियो जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप नजर आती रहें जब आप पढ़े हैं? अच्छा, मैं अपने फ़ोन पे वो फ़ाइल खोल लेती हूँ। हाँ, आप अपने फाइल पे वो, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली टैब पे ही पढ़ रही थी, सो हाँ, तो जस्ट इसलिए मुझे आप 30 पूरा, सेकंड दीजिएगा। वो पूरा, फिर आपके तासुरात नहीं हमें नजर आएंगे ना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, बस मैं वो ढूँढ लूँ। आई एम सॉरी, बस थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, जस्ट हाँ, हाँ। अ, जी, इसके दौरान मैं एक बात कहना चाह रही थी, मैंने सुहेल साहब से भी बताया, लेकिन वो इस मौके पर इस वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि बात हो रही थी और समर ने उस पर रोशनी डाली, वो कि वो था बच्चों को मारने के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में। बीच में किसी ने ये सवाल किया है और थोड़ा सा मेरे लिए ये मेरा दिलचस्पी है इस सवाल में, तो मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी कि समर ने इस पे कहा कि कैनेडियन या किसी भी मुल्क के जो निज़ाम है उसमें ये है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते लीगली, मगर कुछ लोग हैं जो मेरे ख्याल में ये स्टिल बिलीव करते हैं कि हो सकता है कैनेडियन जो कानून है वो सही नहीं है, और ये जो है ये और मतलब इसके इससे इख्तिलाफ रखते हैं। तो मैं इस पे चाहूंगी कि थोड़ी देर बाद जब हम बात करें, तो सोहेल साहब ने भी बात की है और समर ने भी बात की है, लेकिन इस मौजू पे बात करें थोड़ी सी कि ये सिर्फ अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया हुआ है तो मॉरली और वैल्यू के लिहाज से, जैसे सोहेल साहब ने नफ्सियाती तौर पर कहा, कि हम उस पर कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें एक तरह से ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कैनेडियन कानून तो है, लेकिन मॉरली एंड वैल्यूज वाइज एंड नफ्सियाती तौर पर, जैसे सोहेल साहब ने कहा, कि हम लोग एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी कहाँ स्टैंड करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मारना चाहिए या नहीं। मैंने कहा थोड़ा टाइम ले लूँ इस वक्त, तो जी तहरीम, ओके, थैंक थैंक यू। ज़ारा, आपने बीच में सँभाल लिया। सो यू। अपनी ग्रीन ज़ोन कहानी शुरू करने से पहले मुझे अभी इनकी बात से याद है कि जब वो इमिग्रेंट पेरेंट्स की पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, तो मैं चूँकि पाकिस्तान में ही रही हूँ और सिर्फ़ पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मेरे पेरेंट्स एक मिडल क्लास फैमिली से हैं, एक बहुत टिपिकल हाउसहोल्ड से, और फिर जो हमारा एक माशरा है उसका असर रहा हमारे ऊपर, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी बच्चों से वो वही थी जो टिपिकल होती हैं। अ, नहीं भी थी तो माशरे का एक प्रेशर आ जाता है, खासतौर पे लड़कियों के मामले में, कि लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी चुनी है, ये उससे हट के क्यों जा रही हैं। तो पेरेंट्स बेशक आपको सपोर्ट करना चाहें, लेकिन उन पे प्रेशर आता है और वो फिर एक टिपिकल बिहेवियर की तरफ वो आ जाते हैं, जिससे मेरी ज़िंदगी पे असर पड़ा। सो इन दैट रेफरेंस मेरी कहानी सुनते हैं। सो मैंने डॉक्टर खालिद सुहेल के ग्रीन ज़ोन फ़लसफ़े के बारे में हम सब पे जिनके कॉलम्स और ब्लॉग्स छपते थे, उनमें पढ़ा हुआ था। और उस वक़्त मुझे लगता था कि शायद मुझे ये फ़लसफ़ा बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया है, क्या ग्रीन ज़ोन है, क्या रेड ज़ोन है, क्या येलो ज़ोन है। लेकिन जब हमने पिछले साल 7 हफ्तों पर मुश्तमिल ग्रीन ज़ोन वर्कशॉप में हिस्सा लिया, तब मुझे पता लगा कि नहीं, वो कितना डिटेल्ड है, और उसमें काम करना, अपने जज़्बात समझना कितना एक मुश्किल काम है। वक़्त की किल्लत की वजह से हम ग्रीन ज़ोन के पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ 7 कदमों में से हर कदम को 1-1 हफ्ता ही दे सके थे।
अगर ज़्यादा वक़्त होता तो शायद ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आते, लेकिन उस वक़्त भी जो नताइज हमारे सामने आए थे वो हैरानकुन थे। जैसे कि समर बता चुकी है, मैं पढ़ाई के सिलसिले में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मुकीम हूँ। ग्रीन ज़ोन वर्कशॉप से पहले मैं बहुत उदास हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे और मेरे घरवालों के दरमियान कुछ ताल्लुकात ख़राब हैं, इसी वजह से कि वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो कि इस बात पे राज़ी हो कि पढ़ाई भी चले और शादी भी साथ चले, तो मैंने कहा कि मैं पहले पढ़ूँगी। तो वो एक हमारे दरमियान मसला है। तो मैं जब भी घर फ़ोन करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं है कॉल पे, तो मैं बड़ी उदास हो जाती थी क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ। तो हमारी बातचीत जो थी वो कुछ येलो ज़ोन में रहती थी और उसकी वज़ह से मैं रेड ज़ोन में चली जाती थी। उसके अलावा मेरी अम्मी को वैसे भी फ़ोन पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं कि आमने-सामने बैठ बैठ के बात हो। तो किसी का भी फ़ोन आए वो थोड़ी-सी वहाँ पे अटेंटिव नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से मैं रेड ज़ोन में चली जाती थी और मैं फिर जब देखती थी वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, तो मैं फ़ोन रख देती थी कि मेरी वजह से शायद वो डिस्टर्ब होती हैं। और उसके बाद फिर मैं रो भी पड़ती थी कि यार मैं अकेली हूँ और मुझे वहाँ से एक अटेंशन नहीं मिलती। और कभी ऐसा भी होता था मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी दिनों तक, हालाँकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, बट मैं इस हालत में नहीं होती थी कि मैं रोज़ का काम करूँ या एक जो अच्छा पीएचडी स्टूडेंट होता है उसकी तरह मैं काम कर सकूँ। सो जब डॉक्टर साहब का वो एक इन्विटेशन आया हम सब पे कि हम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे इसमें जाना चाहिए और मैं उसमें शरीक हुई और वर्कशॉप के दौरान ही ऐसा हुआ कि 1 हफ्ता मेरी तबीयत बहुत खराब रही। आई थिंक कुछ फूड पॉइज़निंग का मसला था और अगर वर्कशॉप से पहले ऐसा हुआ होता तो शायद मैं अपनी सेहत का ध्यान ना रखती, मैं बहुत एक रेड ज़ोन में और चली जाती, लेकिन उस वक़्त मैंने रखा क्योंकि मैंने अपने ज़ोन को समझना शुरू कर दिया था और वो वक़्त ऐसा था कि मेरी छोटी बहन के अलावा किसी का रेगुलर फ़ोन नहीं आता था कि कैसी हो, कैसी तबीयत है, क्या हो रहा है? मैंने अपनी अम्मी को बताया पर शायद उस वक़्त उनका ध्यान कहीं और था, वो उसे हल्की-फुल्की बात समझी। अम, तो ग्रीन ज़ोन वर्कशॉप का असर ये हुआ कि मैं उससे जल्दी निकल आई और कुछ दिन बाद मेरी मेरी अम्मी से दोबारा बात हुई तो उन्हें उन्हें पता नहीं किसी तरह महसूस हुआ और उन्होंने पूछा तुम ठीक हो? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उसी वक़्त बिस्तर से निकल आई, मैं बड़ी फ्रेश हो गई और मैंने अपनी सेहत का मज़ीद ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये भी ग्रीन ज़ोन का असर था कि मैं ज़्यादा रवैयों को महसूस मैंने करना छोड़ दिया था। फिर मैंने ये किया कि अपने घर वालों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मैंने एक तो उनके रवैयों को छोटे-छोटे रवैयों को दिल पर लेना छोड़ दिया, उनकी साइड को समझना शुरू कर दिया और मैं उन्हें तहाइफ़ पहले भी देती थी, अब मैंने कुछ ज़्यादा कोशिश कर दी कि उनके जो छोटे-छोटे इवेंट्स हैं, उन्हें हम कुछ यादगार बना लें। मैं हफ्ते में 1 से 2 बार फ़ोन कर लेती हूँ ताकि उन्हें भी कुछ बर्डन ना लगे, मुझे भी बर्डन ना लगे और उनकी दिलचस्पी की बातें करती हूँ ताकि हम दोनों कुछ अरसा कुछ टाइम के लिए बात कर सकें। और मैं समझती हूँ कि उनकी भी अपनी-अपनी जज़्बाती कैफ़ियत है और वो उसके मुताबिक बर्ताव करते हैं और अगर हम एक ग्रीन ज़ोन ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो हमें उसकी तरफ इकट्ठे बढ़ना होगा और ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। मेरा जो ग्रीन ज़ोन की तरफ सफ़र है, वो अभी भी जारी है। मैं खुद को पहले की निस्बत जज़्बाती तौर पर बेहतर समझती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी काम करने की ज़रूरत है खुद पे और ये पूरी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। और मैं इसे अभी भी जारी रखे हुए हूँ। वर्कशॉप के दौरान हम डायरी लिखते थे डेली और फिर हमने वीकली शुरू की जिसमें हम लिखते थे कि हमारे दिन के मुख्तलिफ औकात में जज़्बात कैसे हैं, हम किस ज़ोन में हैं और हम कोशिश करते थे अपने ज़ोन को बेहतर से बेहतर करें। लिखना मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रोफ़ेशनली भी लिखती हूँ। तो इस वर्कशॉप के दौरान मैंने ये सीखा कि डायरी का जो इंदराज है, वो मुझे अपने जो एहसासात हैं और मेरे जज़्बात हैं, उन्हें समझने में मदद दे रहा है। और मैं अभी भी 1 या 2 हफ्तों बाद डायरी लिख लेती हूँ, स्पेशली जब मैं टेंस हूँ, तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है और मैं खुद को जज़्बाती तौर पर मज़बूत तसव्वुर करती हूँ। और आखिर में मैं डॉक्टर खालिद सुहेल, समर इश्तियाक और ज़हरा नकवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे उस वर्कशॉप का हिस्सा बनाया और जिससे मुझे ग्रीन ज़ोन फ़लसफ़े की मज़ीद तफ़सीलात पता लगी और मैं एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकी। सो बहुत शुक्रिया।